मोदी ने बहुत सारी चीजों पे बात की, यूक्रेन वॉर पे भी बात होगी, उससे पहले फूड सिक्योरिटी पे और इंडिया की राइजिंग इकोनॉमी, इस पर भी बात हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है, क्योंकि वहां पे 3 वर्ल्ड के बड़े लीडर्स पहुंच रहे हैं, खासतौर से शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट। यूक्रेन वॉर की बात, या बोलिए कि कोविड के बाद ये तीनों पहली बार एक जगह इकट्ठे हुए हैं। एक अकेला इंडिया है जो कि उस तरीके से चाइनीज अलाई नहीं है, मतलब हमारे साथ तो चाइनीज कन्फ्लिक्ट में है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं हम लोग जो है मोर वेस्टर्न व्यू रखते हैं हम। और ये आपको ना रोहित जी बहुत खुश होना चाहिए कि हमारे ये मोदी सरकार और हमारे डिप्लोमेट को एक सलाम है कि ये दोनों तरफ से बैलेंस करके चलते हैं। हम एक तरफ क्वाड के हैं और एक तरफ हम शंघाई कॉर्पोरेशन में भी हैं, एक तरफ हम वहां पे G7 की मीटिंग में जाते हैं और एक हम BRI और ब्रिक्स की मीटिंग में और BRI मीटिंग में भी रहते हैं जहां रशिया, इंडिया और चाइना है। चाइना द्वारा बनाया गया ग्रुप, चाइना के जो दुश्मन हैं उसको घेरने के लिए, उनकी घेराबंदी करने के लिए और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ग्रुप, उसमें चाइना मजबूर हो जाता है कि उसको भारत को वहाँ पर बुलाना पड़ता है या मोदी जी को वहाँ पर बुलाना पड़ता है। इसके बावजूद कि बॉर्डर पे हमारे टेंशन चल रहे हैं, बुलाना पड़ जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जितने सो कॉल्ड चाइना के सपोर्टर थे जो चाइना ने बुलाया था कि हमारी जी हुजूरी करेंगे, वो भी वहाँ पर भारत के साथ में अपना व्यवहार बनाते हुए, भारत में मोदी जी जो जो बात उठाते हैं उसका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। ये देखकर भले ही बोले ना, मगर चीन को भी पता चल रहा है कि यहाँ पे उसकी पार्टी में असली हीरो कौन है। देखते हैं ना हम लोग की पार्टी किसी ने रखी, लेकिन असल में वाहवाही किसी और की हो रही, तारीफें जो आने पे भव्य स्वागत किसी और का ही हो रहा है, वो सीन यहाँ पर हुआ है। मोदी जी का वहां रहना बहुत जरूरी था। इनफैक्ट मोदी जी के जाने की वजह से ही प्रोबेबली वह चाइनीज प्रेसिडेंट पहली बार कोरोना से बाहर निकल के आए। दूसरी बात, हमारी ग्रोथ की बात करी और बोला कि हम एक अल्टरनेट फोर्स बन के निकल रहे हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है और मैं तो बहुत खुश हूं कि भारत जिस तरीके से एक बैलेंसिंग पावर की तरह निकल रहा है। और इन पर्सन मीटिंग पहली बार SCO की हो भी रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का एम्फेसिस था वर्ल्ड ऑर्डर पे और खासतौर से आगे इकोनॉमी के डेवलपमेंट पे और दूसरी चीजों पर। ये पहली फिजिकल मीटिंग चल रही है। अब आपको मैं जैसे आपसे पहले डिस्कस कर रहा था, ये समझिए कि ये पूरी की पूरी मीटिंग जो है वो मतलब चाइनीज अलाइज की है। सेंट्रल एशियन में उसका काफी दबदबा है, रशियन एक चाइनीज अलाई के तौर पे उभर रहा है, पाकिस्तान वैसे भी चाइनीज है। अभी डेमचौक और डेप्सांग में अभी भी हमारी दोनों की फौजें एक दूसरे के सामने खड़ी है, लेकिन पेट्रोल पॉइंट 15 जिसे हॉट स्प्रिंग भी कहते हैं लद्दाख में, वहां से दोनों की सेनाएं आप दूर हो चुकी हैं, एटलीस्ट कन्फ्रंट्रेशन में नहीं है। मेरे ख्याल से जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने कहा था अपने फॉरेन मिनिस्टर ने कि जब तक बॉर्डर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तब तक हमारे रिलेशनशिप नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। शंघाई कॉर्पोरेशन है और जी जिनपिंग ने तो बधाई दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी को और हिंदुस्तान को नए होस्ट बनने की। देखा जाएगा, अभी तो नेक्स्ट समिट हमारे पास जो सबसे बड़ी आ रही है वो G20 की आ रही है, जिसके अंदर 40 अलग अलग मीटिंग पूरे एक साल में होनी है, पूरे हिंदुस्तान में होगी। देखिए, दो चीजें आपने पहले पूछी, तो पहले तो हुआ जो चाइनीज के साथ हमारे LAC के ऊपर जो पिछले 2 साल से एक स्टैंड ऑफ चल रहा है। चाइनीज और इंडियन जो निगोशिएशन है बहुत मल्टीपल टाइम्स जो है दोनों के आर्मियों में बातचीत हो गई है। पहली चीज तो वो चाहते थे कि मोदी जी आए वहां पे, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मोदी जी ने बायकॉट किया या उन्होंने अपने उस लेवल पे नहीं आए। सेकेंड पॉइंट है कि जो कि एक चाइनीज लेड ऑर्गेनाइजेशन में वहां मोदी जी और उनकी ख्वाहिश ये थी कि चाइनीज के जी जिनपिंग जो है वो आपस में मुलाकात करें, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरा एजेंडा सेट कर देंगे, और तकरीबन किया है सेट। और मोदी जी ने सिर्फ ये इंश्योर किया कि एक बहुत ही बैलेंस व्यू निकले, ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसी कोई चीज ना निकले जहां की एंटी वेस्टर्न हो। और चाइनीज के सामने बैठ के आप जो है मैन्युफैक्चरिंग हब की बात कर रहे हैं, जहां चाइनीज अपने आप को हब समझता था। और हम तो ये कहते हैं कि अभी अगर दुश्मन को समझना है तो अपनी क्लासेस में चाइनीज बढ़ाना सीख लेना चाहिए, सिखाना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज चाइनीज इज द लीस्ट रेड कंट्री इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सिर्फ इंडिया में हम पाकिस्तान के ऊपर इतना फोकस रहे हैं कि हम हर चीज पाकिस्तान की जानते हैं, लेकिन कल मैं आपसे पूछूं या किसी से पूछूं कि कितने प्रांत है चाइना में, हमें नहीं मालूम। तो हमें अपने दुश्मन को पहचानना बहुत जरूरी है। और जब वो जॉर्ज फर्नांडिस ने, जब हमने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी,
तो उन्होंने पब्लिकली बोला था और चाइना बहुत नाराज हुआ था। देखिए पहली चीज तो जो आप जिस हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं उसका नाम Z9EC हेलीकॉप्टर है। 2006 में ASW वेरिएंट दिया गया था चाइना को, चाइना ने पाकिस्तान को दिया था। देखिए धीरे धीरे जब से अमेरिकन ने अपने आप को मिलिट्रली विड्रॉ किया है पाकिस्तान से, तो उसकी रिप्लेसमेंट चाइना ने की और थोड़ी बहुत तुर्की ने करी। लेकिन जो चाइनीज के वेपन्स हैं, जो उनकी सप्लाई के पार्ट्स की सप्लाई है, वो इतनी बढ़िया नहीं है। और क्वालिटी ऑफ वेपन्स तो आप जानते ही, सरोजिनी नगर में अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो काफी सारे चाइनीज टॉयज और सामान मिलता है और उनको। लेकिन आपको रोहित जी मैं एक चीज बताऊं, ये ऐसा नहीं है कि इंडिया ईरान से ऑयल नहीं ले सकता था। अभी भी जब हमने अफगानिस्तान में जब गेहूं भेजा था, तब भी हमने ईरानियन पोर्ट का इस्तेमाल किया, उस रास्ते का इस्तेमाल किया जहां से हमने शिपिंग करी थी। लेकिन एक मैसेज गया है ईरान को कि आप वहां पे चाइनीज को अगर आप सपोर्ट करेंगे, इन्होंने हमारी कंपनियों के साथ में तेल की खोज कराई, उसके बाद वो सारे के सारे ऑयल वेल्स हथिया लिए और उसको हमारी कंपनियों को बाहर भेज दिया, जिसमें हमें नुकसान हुआ। तो ये सारी चीजों को ध्यान रख के कहीं ना कहीं ईरानियन हमारी इंटरनल इश्यूज में भी कई बार बोलते हैं। इसका फायदा जरूर हुआ, एक डी एस्केलेशन हुआ। चाइनीज नहीं चाहते थे कि एससीओ की ये समिट जो है मतलब किसी सारे के सारे वहां पे मौजूद हैं, तो उसमें ईरान के प्रेसिडेंट से मुलाकात हो रही है और ईरान ने कहा कि आपने यूएस सैंक्शन की वजह से आपने ईरानियन ऑयल नहीं लिया, जबकि आप रशियन ऑयल ले रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर सपोर्ट करना पड़ेगा। और वो बहुत तेजी, उसमें इतने डिफेक्ट आ गया, उड़ा ही नहीं सकते हैं। कल परसों में एक वीडियो देख रहा था, अफगानिस्तान ने टॉमहॉक, वो जो एक इनका हेलीकॉप्टर है अमेरिकन, वो कुछ पड़े हुए थे तो उड़ाने की कोशिश की तो सीधे नोज डाइव कर गया। उसकी वीडियो देखिए, बड़ी खतरनाक सी है उस पायलट का, तो पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन यही हालत होती है। उसके बाद उनकी रोटर ब्लेड में प्रॉब्लम्स हैं, जो वो कहते हैं कि बहुत तेजी से खराब हो रही है। फिर वो कह रहे हैं कि जो वो उनके जो व्हील्स हैं उसके ब्रेक में प्रॉब्लम है, तो ना तो उड़ा सकते ना रोड पे चला सकते। राइट अच्छा सर, इससे आगे चाइना ने कुछ हेलीकॉप्टर सप्लाई किए थे पाकिस्तान को, और वो हेलीकॉप्टर चलने बंद हो चुके हैं, मतलब चल नहीं रहे, उसकी मेंटेनेंस खराब है। और वो हेलीकॉप्टर्स पे अब पाकिस्तान बोल रहा है कि भैया कैसे हेलीकॉप्टर दे दिए। हमसे पूछा होता तो हम बताते कि चाइनीज माल चलता नहीं है, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान ने हमसे पूछा नहीं। सर इस पर क्या कहना चाहेंगे, मतलब कितना डिफेंस का सामान वो खरीदे इतना महंगा और वो भी चले ना, तो क्या फायदा उसका। सर एक चीज जो भारत के साथ में एज है, या भारत में भी हम लोग कहेंगे खास तौर पर मोदी जी के साथ में जो एज है वो क्या है, जो स्पेशल एक गुण उनके साथ में, एक स्पेशल एक कला स्किल जो उनके साथ में जुड़ गई है, वो क्या है। अगर हम शी जिनपिंग को देखें, चाइना की जो पॉलिटिक्स है, चाइना में लोकतंत्र नहीं है। चाइना में अगर आपको वहाँ का प्रेसिडेंट बने रहना है तो आपको एक सो कॉल्ड, हम कह सकते हैं, पॉलिटिकल गुंडा होना बहुत ज़रूरी है ना। सीधी सी बात है, आपको वहाँ पे लोगों को जो है पुचकार के नहीं रखना, आपको वहाँ पे जो है लोगों को मना के नहीं रखना, आपको वहाँ पे दूसरी पार्टियाँ तोड़ के अपनी सरकारें नहीं बनानी, आपको वहाँ पे अलग अलग तरीके से अपना जनाधार बढ़ाने के जो है वो नई चीज़ें करनी, आपको वहाँ पे जो सामने एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके चुनाव जीते हों उसमें से कैसे वो हाथ छुड़ा करके अपने पक्ष में लाना है, ये सब चाइना वालों को नहीं पता है। चाइना को सिर्फ इतना पता है, शी जिनपिंग ने अपने पूरी जीवन में प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो गुंडागर्दी और मार्केटिंग। गुंडागर्दी मतलब आप समझ रहे हैं उसको कि कुल मिला के अलग अलग तरीके से वो जो एक प्रॉपर पॉलिटिक्स होती है ना, राजनीति खेलना, वो नहीं करा है वहाँ पे। वो सिर्फ अलग कारणों की वजह से बना है। वही चीज़ हम देखते हैं रिफ्लेक्ट होती है, वही चीज़ हम देखते हैं वो श्रीलंका के ऊपर भी उसी तरीके का दबाव बनाने की कोशिश करता है, बांग्लादेश के ऊपर भी उसकी जो पूरी दुनिया में पॉलिसी चल रही है, पूरी दुनिया के सुपर पावर बनने की, वो उसकी पॉलिसी यही है कि सबको फंसा दो, क्योंकि अपने आप उसने यही शायद किया होगा। लोगों की जेबें इतनी भर दी कि लोग उसी को सिलेक्ट करते हैं। लोग मतलब जो वहाँ पे गिनती के लोग जो सिलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को, बंद कमरे मीटिंग में गिनती के लोग, पब्लिक तो करते नहीं है। तो वैसा ही कुछ इसने पूरी दुनिया में करने की कोशिश करी, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स तो इस तरीके से चलती नहीं है। यही हम देखते हैं, इंडिया भी श्रीलंका को मदद कर रहा है, इंडिया भी बांग्लादेश को मदद कर रहा है, उसके बाद भी वो लोग हमारे तरफ में ज़्यादा झुकाव रखते हैं। क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि उसका कारण है जो एक राजनीति होती है ना, दूसरे को, सामने वाले को कैसे जीतना है वो मोदी जी को पता है, और सामने वाले को कैसे दबाना है वो शी जिनपिंग को पता है।
यही एक बहुत बड़ा फर्क है जो कभी भी और कोई भी देश, बल्कि आप देख लो इंडिया के अलावा कोई भी और देश, किसी भी और देश का राजनेता इस समय जहाँ को जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हो, इस तरीके की इतनी बड़े मास वाला, इतनी बड़ी आबादी वाला देश और वहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्स पॉलिटिकल सिचुएशन वाले देश में भी अगर प्रधानमंत्री कोई बना है तो उसको पता है कि किस तरीके से हर तरह के लोगों को अपने साथ में मिलाना है, हर तरह के लोगों को इस तरीके से जीतना है ना। लेकिन भारत में भी ऐसा नहीं। भारत में अगर हम लोग सोच लें, मनमोहन सिंह जी होते, पूरा सम्मान है एज अ एक्स प्राइम मिनिस्टर, पर क्या वो ये कर पाते? क्या वो पारंगत? काबिल ज़रूर है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए जिसकी बिल्कुल उनकी तारीफ बनती, पर एक पारंगत राजनेता होना, राजनीति खेलना, उसमें थोड़ा सा वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर विशेष तौर पर मोदी जी के साथ में ये एज है। और यही हमको यहाँ पर नज़र आता है, जो चाइना के बनाए हुए ग्रुप में भी भारत की वाहवाही हो रही, वो इसलिए नहीं हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो उन्होंने अपने 35-40 साल इसी राजनीति सीखने में खपाए हैं, जिसका नतीजा यहाँ पर नज़र आ रहा है।